आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत के विरोधियों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। जी हां, तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है सीएम के खिलाफ। अब नहीं होगी कोई भी सीबीआई जांच। ऐसे में इस फैसले का भाजपा ने स्वागत भी किया है। और क्योंकि लगातार 3 दिन से लगातार उत्तराखंड का जो सियासी तापमान था वो बढ़ा हुआ था। असमंजस की स्थिति में बहुत सारे लोग थे और कहीं ना कहीं फैसलों को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में सभी का आज के फैसलों को लेकर जो हम कहेंगे हर कोई नजर गड़ाए हुए था कि आखिर होगा क्या। सस्पेंस चलता रहा और आखिर में उसका पटाक्षेप हो गया। और उसी पर हम आज अपने सभी जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं उनसे जानेंगे कि वास्तविकता में हकीकत क्या थी और क्या क्या हुआ, और आज वहां जो सियासी तापमान है वो किस तरीके का है। और उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। त्रिवेंद्र सरकार की यही कार्यशैली कुछ लोगों को नागवार गुजरी है। जो इससे प्रभावित हुए उन्होंने किसी न किसी तरह से त्रिवेंद्र सिंह को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की है। देखा गया है कि जब से उत्तराखंड बना है ऐसे लोग लगातार हर चुनी हुई सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे हैं और अपने हितों को साधने के लिए उन्होंने हर तिकड़म अपनाई है। हाल ही में ऐसा ही कुछ प्रकरण अब भी देखने में आया है, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिसाब से हाई कोर्ट के आदेशों की व्याख्या की और सही तथ्यों पर बात न कर सीधे टारगेट करने की कोशिश की। देखिए, इसमें बहुत लीगल क्वेश्चन भी आ रहा है। लीगल क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब का ये इंसिडेंट है, जब त्रिवेंद्र जी किस पद पर थे, उस समय तो शायद प्रभारी थे वो वहाँ के, उस समय तो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं थे, तो करप्शन चार्ज कैसे लगेगा? अगर उस समय लोक सेवक थे ही नहीं, एक पदाधिकारी थे संगठन में, तो वो कोई और इशू उसमें कनेक्टेड होंगे, तो उसमें शायद उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया। 2017 में उत्तराखंड में भाजपा को बहुमत मिलने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कमान संभाली तो सबसे पहले जीरो टॉलरेंस की बात कही। सीधा आशय यही था कि अब राज्य में भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभालते ही लीग से हटकर कई ऐसे फैसले किए जिसमें उनकी कार्यशैली की स्पष्ट छाप नजर आई। यही माना गया कि वह फैसला लेने में एकदम तत्पर है और जिन चीजों को राज्य के हित में उचित मानते हैं उन फैसलों को लेने में हिचकते नहीं। त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। यह त्रिवेंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। 4 धामों की प्रबंध व्यवस्था के लिए देवस्थानम बोर्ड की स्थापना करने में वह किसी तरह के विरोध के सामने झुके नहीं। उन्होंने यही माना कि बढ़ते तीर्थाटन और पर्यटन के लिए अब देवस्थानम बोर्ड को लाया जाना जरूरी है। शासकीय स्तर पर उन्होंने कई फैसले किए। मितव्ययिता के लिहाज से प्रशासनिक अधिकारियों के विदेशी दौरों पर भी रोक लगी है। हाल में उन डॉक्टरों को पदमुक्त किया गया है जो नौकरी में रहते हुए अपने कार्यक्षेत्र में नहीं जा रहे थे। लेकिन इन सब से अलग त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में एक बड़ा कदम यह है कि उन्होंने सचिवालय और मंत्रालय में मंडराने वाले गलत तत्वों पर रोक लगाई है। देखा गया है कि आबकारी माफियाओं की बात हो या खनन और जमीन माफियाओं की बात, लगातार प्रदेश में इन लोगों का वर्चस्व रहा था। लेकिन बीते 4 सालों में इस तरह के माफियाओं की कमर टूटी है और सरकार के जरिए कोई भी नीति उनके पक्ष में बनती नहीं दिखी। मुझे जहां तक इस मुद्दे की जानकारी है और मैं 30 साल की पत्रकारिता का जो मेरा अनुभव कहता है, इसमें हाई कोर्ट ने चूक की है। हाई कोर्ट ने ये चूक की है कि एक एफआईआर दर्ज होती है, उसमें 2 लोग आरोपित हैं। आरोपित जो है उमेश शर्मा और दूसरा साथी है, उस उमेश शर्मा का एक और साथी पत्रकार है, तो वो एक्यूज्ड है। एक्यूज खुद अदालत में स्वीकार भी करता है कि मेरे से गलती हो गई। ना हरेंद्र सिंह रावत वास्तव में त्रिवेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं और ना उसके अकाउंट में पैसा आया है, वो जो 11 अकाउंट का मैंने जिक्र किया है अपनी फेसबुक पोस्ट पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन आरोपों में दम नहीं था जो इन लोगों ने लगाए थे फेसबुक के माध्यम से मुख्यमंत्री के ऊपर। अब अगर मुख्यमंत्री को के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं तो उसकी जांच होनी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से एफआईआर इसलिए लॉन्च की गई थी सरकार द्वारा
एफआईआर को क्वैश करना और सीबीआई के को जांच, उन आरोपों की जांच करना जो जिन आरोपों में पहले से ही अदालत अपने फैसले में भी कह चुकी है कि ये झूठ बोलना कबूल कर चुके हैं, वो जायज़ नहीं लगता है मुझे। ये बैड इन लॉ, जिसे बीजेपी ने कहा कि बैड इन लॉ है। जीरो टॉलरेंस में सत्ता को साफ सुथरा रखने की कवायद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले ऐसे पहलुओं को प्राथमिकता में रखा। गौरतलब है कि इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासन में बड़ा या छोटा घोटाला सामने नहीं आया। देखिए, निश्चित रूप में ये जो पिछले 20 वर्षों में हमने जो देखा है, हर तरह के लोगों ने इस प्रदेश में आने का वो है। कुछ लोग तात्कालिक जो है अपने आप को छाने या लाने का सामने की वजह से ऐसी हरकत कर देते हैं सरकारों पे, लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी इसमें इसलिए बढ़ जाती है कि वो सरकार के कुछ नेता, जनप्रतिनिधि या सरकारों के कुछ ब्यूरोक्रेट उन लोगों को जो संरक्षण देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी हो, अगर मुझे कोई ढील मिलेगी तो मैं आगे बढ़ के उन चीज़ों को जो है नेगेटिविटी की तरफ ले जाऊँगा और दुष्प्रचार। तो स्वाभाविक कुछ ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब तक इन चीज़ों को अगर आप अंकुश नहीं लगाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी, ये चीज़ें बढ़ता रहेगा। उस चीज़ का कंपटीशन हमें बंद करना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से अपनी सरकारें काम करें, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, लेकिन जो इस तरह के जो एलिमेंट्स कोई भी हो उन पर अंकुश भी लगना जरूरी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक उनकी छवि धूमिल करने की एक कोशिश की गई है, किंतु माननीय कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट का आदेश है, वो सर्वोपरि है। कोर्ट का सम्मान करना हम सबका दायित्व बनता है। किंतु जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो इस तरह का कुल मिलाकर के उनको कलंकित करने का कोशिश कर रहे हैं, वो अब सामने आने वाले हैं, सामने आ जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल प्रभाव से चौंकाने वाला निर्णय बताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही इस पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। और इसी पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेश सेमवाल भी जुड़ चुके हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अगर बात करें जिस तरह से लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो तापमान था वो बढ़ा हुआ था, ऐसे में आज जो फैसला आया उसे लेकर आप क्या देखते हैं और वहां क्या प्रतिक्रियाएं देखने को आपको मिल रही हैं? जी योगेश। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2-3 दिन से तापमान बहुत बढ़ा हुआ था और सुबह तक जो है तापमान बिल्कुल बढ़ा हुआ था। कांग्रेस ने आज कूच भी किया और एक कूच के दौरान जो है वो राजभवन तक भी पहुंचे, लेकिन दिन आते आते जो है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया उसके बाद कांग्रेस बिल्कुल असमंजस में अब नजर आ रही है। बयान जब हमने लिया, जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आखिर प्रदेश सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई, अगर वो पाक साफ थी तो उसे तो जांच करवानी चाहिए थी। यानी कि अपने आप में असमंजस में कि आखिर ऐसे कौन सी सरकार है कि वो हाईकोर्ट का कोई निर्णय हो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। लेकिन प्रदेश सरकार, जो प्रदेश कांग्रेस है, उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही नहीं चाहिए था और प्रदेश सरकार को जो है खुद की जांच करवानी चाहिए थी। वहीं अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या होगा तो कांग्रेस काफ़ी जो है अब इस मामले को लेकर सुस्त भी नज़र आ रही है, बयान देते से बच भी रही है। लेकिन कई लोगों से जब मैंने बात करने की कोशिश की, कांग्रेस के जो वरिष्ठ यहाँ के राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को जल्दी छोड़ने के मौके में नहीं है, लेकिन देखना भी होगा कि आगे क्या कुछ होता है, किस तरह से जो है आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है दायर कीजिए, पूरा मामला जो है वो बताइए, तो उसके बाद क्या कुछ होगा उसके बाद हम आगे का योगेश, आपने कई लोगों से बात की, आपने बाहर भी बात की, जो आम आदमी की प्रतिक्रिया है उसे लेकर क्या कहा आम आदमी ने? क्योंकि जो चर्चाएं थी, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा लगातार कर रहा था। क्योंकि एक चर्चा इसमें यह भी आ रही थी योगेश कि कहीं ना कहीं ये साजिशन किया जा रहा है। जिस तरीके से एकदम से आप देखेंगे कि निर्णय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी आई है कि एक तरफा फैसला कहा है, चौंकाने वाला निर्णय इसे कहा है, उसे लेकर लोगों की क्या राय बनती दिखी आपको? जी
जी बिल्कुल, मैं सुबह से जो है लगातार कई लोगों से मुलाकात कर रहा था, मैं जानने की कोशिश भी कर रहा था कि आखिर क्या स्थिति है लोगों की इस पे जो है, लेकिन सुबह से ही लोग जो हैं इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग बटे हुए नजर आते हैं। लेकिन दिन होते-होते अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपनी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो सोशल मीडिया पर भी साफ तौर पर जो है सुबह तक जो मामला चल रहा था, गरमाया हुआ था कि सीबीआई जाँच, शाम को पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है और उस पे क्या है। क्योंकि जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो वो पूरा समझ में आता है कि पूरा प्रदेश में दिखाई भी देता है। और जो मामला भी उठाया वो उस वक्त का है जिस समय मुख्यमंत्री जो है अपने पद में भी नहीं थे और वो सिर्फ जो है एक कार्यकर्ता के तौर पे बीजेपी में मौजूद थे। उसके बाद जो है अब ये पूरा मामला सामने आया है, तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि पुराना मामला है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो भी सही, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार को जिस तरह का काम करना चाहिए वो कर रही है, जीरो टॉलरेंस है, कोई मुद्दे अभी ऐसे नहीं है जिनमें कि सरकार के ऊपर सवाल उठाया जा सके। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और ये बहुत सारी चीज़ें थी क्योंकि अपने आप में एक तरह से जिस तरह निर्णय आया उसके बाद जो एकदम से दिल्ली दौड़ लगी, कहीं ना कहीं कुछ जगह तो अपने भी विपक्ष में खड़े नजर आए, ये भी अपने आप में एक अहम बात यहाँ देखने में आई। और कहीं ना कहीं एक ऐसा हम कहेंगे एक मुद्दा हो गया था कि इसका जिस तरह से सबकी नज़रें थी, हर किसी को इंतजार था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की तो वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई उन्होंने बोला। ज्ञानेंद्र तिवारी, इसको लेकर क्योंकि आप लगातार भाजपा को देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं थी भाजपा के अंदर? क्योंकि जब कल निर्णय आया तो उसके बाद बहुत तेजी से हलचल मची थी, और आज जब निर्णय आया तो उसे लेकर कैसे आप देखते हैं और क्या अब माहौल आपको वहां का नजर आ रहा है? ज्ञानेंद्र, देखिए, हाई कोर्ट का जो आदेश था मुख्यमंत्री को लेके सीबीआई जांच कराने को, जिस तरीके से इस पूरे मसले पे भाजपा की तरफ से जो प्रक्रिया दी गई, भाजपा की तरफ से कल जिस तरीके से ये मामला आने के बाद ये बात कही गई कि बैड ऑफ लॉ, इस आदेश को बैड ऑफ लॉ कहा गया भाजपा की तरफ से, और ये बात कही गई कि जो आदेश हाई कोर्ट ने दिया है इस पूरे मसले में मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं है। कोई जो प्रार्थना पत्र दिया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से, उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं था। और जिस तरीके से पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो झारखंड में 2016 में गौ माता के संरक्षण को लेके जो आयोग में अध्यक्ष पद की नियुक्ति कराई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनके खातों में लेन देन की गई थी, ये बात कही गई थी। लेकिन बाद में इस बात को वो नकारा भी गया था हाई कोर्ट में। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बात कही गई थी कि उनकी तरफ से गलत जानकारी कोर्ट को दी गई है, ये भी बात कही गई थी। और अब जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये बात कही कि मुख्यमंत्री को इस मसले में मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक तरफा ये जिस तरीके का आदेश रहा है, यही वजह है कि हाई कोर्ट के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे जो जवाब मांगा है 4 हफ्तों के अंदर, ये बात कही है कि किस आधार पे एक तरफा ये आदेश दिया गया है, क्योंकि इस पूरे मसले में प्रार्थना पत्र में कहीं भी मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है। और जिन लोगों का जिक्र किया गया था उन्हें रिश्तेदार बताया भी गया था, और बाद में ये भी बात कही गई थी कि वो उनसे गलती हुई है, वो उनके रिश्तेदार नहीं है। ऐसे में किस आधार पे मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है, ये बात की गई है। और जिस तरीके से मामला सामने आया, कहीं ना कहीं इस मसले को लेके एक तरफ जिस तरीके से विपक्ष ने इस पे सियासत करनी चाहिए, मुख्यमंत्री आवास तक घेराव किया, और साफ तौर पे जिस तरीके से भाजपा की तरफ से कल इस मामले को लेके ये बात कही गई कि जो भी हाईकोर्ट का आदेश है वो कहीं ना कहीं एक तरफा है, सरकार को कहीं ना कहीं एक तरफ से घेरने की तैयारी है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि सरकार के पीछे एक षड्यंत्र है, क्योंकि जिस तरीके से एक आदेश था इसके पीछे कई बड़े जो पत्रकारों का हाथ था, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से इस मसले को लेके उठाया था और बाद में मुख्यमंत्री का नाम भी दिया और फिर इस पे माफी भी मांगी, और बात ये यहाँ तक की कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री का कोई जिक्र नहीं है, मुख्यमंत्री को लेके जो उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी वो गलत है। और अब जिस तरीके से भाजपा की तरफ में बड़े अहम बातें हैं योगेश, ज्ञानेंद्र, जिस तरह आप सब बता रहे हैं ये अपने आप में बड़ी खास बातें। और हमारे साथ इसी बीच में
पुष्कर धामी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं और बड़े तेज तरार युवा नेता उत्तराखंड के कहे जाते हैं। उनके साथ भी हम बात करेंगे कि वास्तविकता में ये पूरा मामला था क्या। पुष्कर धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर जी, ये जिस तरह से 2-3 दिन से आप देखेंगे लगातार जो उत्तराखंड का तापमान बढ़ा हुआ था, और खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो निर्णय आया, निर्णय के बाद से ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से बहुत सारे लोग एकदम से असमंजस की स्थितियों में थे और कुछ अपने लोग भी, अगर हम कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर भी बहुत सारे गुट और खेमेबाजियां, उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष के हाथ में भी मुद्दा आ गया था। उसके बाद आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो आप देखेंगे कि उस निर्णय आने के बाद से आप लगातार सब लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तल्ख एक टिप्पणी आज आई है। आप कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को, वास्तव में मसला था क्या? पुष्कर जी, देखिए, पिछले 3.5 साल की जो सरकार है उत्तराखंड के अंदर जी, वो पूरी सफाई से और मैं कहूँगा कि पारदर्शिता के साथ जी, ये सरकार चली है। और इसमें जो बहुत सारे गलत काम करने वाले लोग थे, जी, चोरी करने वाले थे, दलाली करने वाले थे, और जिन्होंने बहुत उत्तराखंड की ठेकेदारी जी, जिन्होंने अपने उसमें ले रखी थी, जी, उनको इन 3.5 साल के सरकार में निराशा हाथ लगी और वो एक के बाद एक लगातार इस प्रकार के षड्यंत्र रचते रहे। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जी, जो निर्णय दिया है, जो उन्होंने स्टे किया है, इसको रोका है, जी, वो निश्चित रूप से इन सब बातों का सीधे सीधे जवाब है। इसमें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ऐसी स्थिति है। जी, बिल्कुल। पुष्कर, अगर आप देखें लगातार जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही थी कि आज भी जब हमारे संवाददाता की वहाँ बात हुई तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, तो कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को, क्योंकि इससे पहले उनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और वो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठे? जी, देखिए, कोई भी घोटाला, मैंने कहा कि 3.5 साल की सरकार में यहाँ पर नहीं हुआ जी, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर जो भी इन लोगों ने किया है वो सीधे सीधे एक बड़ा षड्यंत्र है जी, और उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो उनका निर्णय आया है उस निर्णय में भी उन्होंने उल्लेख किया है जी, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हर तरीके से जी, इस सरकार को चक्रव्यूह में फंसाने का काम किया था। वो चक्रव्यूह टूट रहा है और श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की और उनकी सरकार जी, और ज़्यादा मैं कहूँ कि लोगों के सामने निखर कर सामने आ रही है। और अभी ये शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाइए। उन्होंने सारे हथियार अपने प्रयोग कर लिए हैं, उनके सारे हथियार एक तरह से मैं कहूँगा कि निष्प्रभावी हुए। जी, बिल्कुल। पुष्कर जी, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से ये बात आ रही है कि बहुत सारे लोग एक चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं, तो वो चक्रव्यूह वाले लोग कौन हैं और आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीते दिनों ये भी कहा गया है कि आपके कुछ अपने ही पराये वाली भूमिका में दिखते रहे हैं। ऐसे में, क्योंकि ऐसे में ये बड़ा सवाल था, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर बहुत तेजी से अफवाहों का बाजार भी बड़ा गर्म था। जी, पुष्कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जी एक मत है और हम ये मानते हैं कि हमारी जो सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में चल रही है वो बहुत पारदर्शिता के साथ चल रही है। उस सरकार में लगातार जनता के बीच में काम हुए हैं और 3.5 साल की सरकार में, पहले की सरकारों में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी और वो घोषणाएं पूरी नहीं होती थी। इस सरकार में आज 85% घोषणाएं पूरी हो गई है और ये सरकार इस सिद्धांत पर काम करती है कि इस सरकार में केवल शिलान्यास नहीं होते हैं जी, शिलान्यासों के साथ साथ लोकार्पण होते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ फिक्स की जाती है, जो मंचों से कही जाती हैं, उन चीज़ों का पालन होता है। और कांग्रेस की सरकार में क्या होता था जी, सब लोगों ने उसको भी देखा है, चाहे उनकी केंद्र की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो। और इसी सब कारणों से उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और ये मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा। जी, बिल्कुल। पुष्कर, जिस तरह हमारे संवाददाता की बात हुई है बहुत सारी जगह, एक बात ये भी आ रही थी कि लोगों की जो चर्चा है वो ये थी कि जिस तरह कठोर निर्णय लेने के लिए त्रिवेंद्र रावत जाने जाते हैं, शायद उसका ये एक रिएक्शन था, लेकिन वो रिएक्शन कोशिश की गई, वो रिएक्शन फेल हुआ। क्या कहते हैं आप उन कठोर निर्णयों के बारे में और सरकार की आज की जो उपलब्धियां उसके बारे में? जी, देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि लंबे समय से हम लोगों ने उनकी कार्यशैली को देखा है जी। उनके लिए कोई अपना और कोई पराया वाला सिद्धांत नहीं है जी। कोई नज़दीक कोई दूर वाला सिद्धांत नहीं है और उनके अंदर इस प्रकार का दिखावा नहीं है कि वो किसी को खुश करने के लिए कोई बात कहें। हाँ, वो सख्त मिजाज हैं और उनके सही जो फैसले हैं
जी। वो स्वयं अपने निर्णय पर लेते हैं, उनको लगता है सही है, जांचने के बाद परखने के बाद वो फैसले लेते हैं, उसमें वो किसी का दबाव कभी महसूस नहीं करते। जी, ये दबाव वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पुष्कर, एक चीज़ और आ रही थी कि जब जब आप देखेंगे कि ऐसा भी कहा जा रहा है, बहुत सारे हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जब भी खनन नीति या आबकारी नीति की डेट जो है वो नज़दीक आती है, जब उनको बनने की बात चालू होती है, मार्केट में ये आता है कि भाई अब खनन नीति और आबकारी नीति पर चर्चा हो रही है, तब इस तरीके के किस्से भी सामने आते हैं। कितना सहमत है आप इस बात से? जी नहीं, इसमें पूरा का पूरा एक सिंडिकेट है जी। और जो 3.5 सालों की सरकार में जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो छवि का निर्माण हुआ जी। है, उनके सामने और जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं जी, जिनके लिए कोई मुद्दा नहीं बचा जी। है, वो इस प्रकार की चीज़ों को आगे लाकर किसी न किसी सहारे से या किसी षड्यंत्र से, किसी छल प्रपंच से वो उस छवि को तोड़ना चाहते हैं जी। इसलिए उन्होंने जो है इस प्रकार के कामों को आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पुष्कर धामी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगेश सेमवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ऐसा फैसला जिसने हम ये कहेंगे कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हलचल पैदा कर दी, और इस फैसले पर अब उसके बाद आगे क्या होगा इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।